देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और बात करेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह बेलगांव पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से सोमवार सुबह बेलगांव में एक प्रदर्शन में पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेलगांव में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी मतभेद के बीच यहां प्रदर्शन होना था, लेकिन पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसका असर नागपुर में चल रही महाराष्ट्र विधानसभा पर भी देखने मिला। विपक्ष की ओर से विधानसभा के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और दोनों राज्यों की सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र भारतवर्ष का ही हिस्सा है। क्या हम कर्नाटक में नहीं जा सकते हैं? क्या वहाँ के लोगों से नहीं मिल सकते हैं? हमारी जो भूमिका नहीं रख सकते हैं? तो ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ये है। महाराष्ट्र की सरकार अपनी भूमिका रखने में बहुत, जैसे बोलेंगे तो लो लाइंग है। बिल्कुल कोई जो सरकार की भूमिका आवश्यक है, पब्लिक डोमेन में जो सरकार की भूमिका आनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं आ रही है। शायद डरते होंगे, पता नहीं है। आणि म्हणून मी एकच सांगतो, या सीमावासियांच्या मागे विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया गया और राज्य सरकार पर कड़ा पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया। गृहमंत्र्यांनी याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला, मध्यस्थी केली आणि बैठक बोलवली। गृह मंत्री के साथ हुए बैठक में हमने महाराष्ट्र के सीमावासियों के पक्ष में ठोस भूमिका ली है। हमने कहा है कि हमारे लोग, हमारी गाड़ियां जब जाती हैं उन्हें रोका जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, ये सही नहीं है। हमने कहा कि एक्शन को रिएक्शन मिल सकता है। गृह मंत्री ने इस मामले में कर्नाटक को भी सूचना दी है। त्यामुळे असं कुठेही होता कामा नये, मग ऍक्शनला रिएक्शन होऊ शकते हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलं। गृहमंत्री महोदयांनी त्यांना देखील त्या बाबतीमध्ये योग्य त्या सूचना समज दिली। तो हम जरूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। हम हमारे सीमावर्ती मराठी भाई बहन जो है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो मामला है वो खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, तो वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद अब विपक्ष और भी आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सावरकर को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जहां पर पहले ही दिन आधा दर्जन महापुरुषों की तस्वीरों में सावरकर की तस्वीर देखकर कांग्रेस के विधायक भड़क गए और कांग्रेस सावरकर की तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल के साथ कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को नजरअंदाज क्यों किया गया। विधानसभा के अंदर जिन 7 महापुरुषों की तस्वीर बसवराज बोम्मई सरकार ने लगवाई है, उनमें हिंदू महासभा के कद्दावर नेता सावरकर भी शामिल हैं। सावरकर की मौजूदगी से कांग्रेस नाराज हो गई। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। पोर्ट्रेट महात्मा गांधी, बसवन्ना, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार पटेल की है। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी सावरकर की मौजूदगी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू को नजरअंदाज किए जाने से है। वे चाहते हैं कि हम सभा नहीं चलने दें, इसीलिए उन्होंने ये फोटो लगवाई, क्योंकि हम उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर करने वाले थे। 40% स्कैंडल जैसे कई अहम मुद्दों को हम उठाने जा रहे थे।
वो सब इन मुद्दों को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें बहस नहीं करने दे रहे। They feel that we are going to fight out for it and we will not allow them for the proceedings. सावरकर का पोर्ट्रेट बाकी महापुरुषों से अलग लगाया गया है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और नेहरू की भी तस्वीर वहां लगाई जानी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष का दूसरा धड़ा जेडीएस इस मामले पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिख रही। किसका फोटो लगाया जा रहा है किसका नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने राज्य के गरीब परिवार के कल्याण को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ। बीजेपी दोहरा रवैया अपना रही है जो बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई खुद को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश करते नजर आए। विधानसभा के अंदर क्या होता है ये स्पीकर पर निर्भर है, उसी पर स्पीकर और विपक्षी दल के नेता से बात करेंगे। सावरकर को लेकर कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों से बहस छिड़ी है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उनकी तस्वीर विधानसभा में लगाए जाने से बहस नए सिरे से शुरू हो गई। कांग्रेस के बाद दूसरी विपक्षी दल जेडीएस की सलाह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है। इसमें उलझने से अच्छा है कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। दोनों ही विपक्षी दल अपनी बहस का दायरा इसी के आसपास सीमित रखें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर बिहार के छपरा सिवान में जहरीली शराब से मौतों के ऊपर अब बिहार विधानसभा में और उसके बाहर भी हंगामा जारी है। लेकिन पहले आप देखिए बिहार के दानापुर की कुछ तस्वीरें, जहां अवैध रूप से शराब बनती पाई गई। दानापुर स्टेशन के पास ही ये शराब बन रही थी। सूचना मिलते ही यहां पुलिस पहुंची। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वो राज्य है जहां शराब बनती है, तो अब तक इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं गई, ये बड़ा सवाल है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर अवैध तौर पर शराब बनाई जा रही थी और ये राजधानी में ही जगह है जहां पर इस तरह से शराब बनाई जा रही थी और प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस शराब को जब्त किया है, नष्ट किया गया है। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। कलन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर। केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया और दिखा रहे हैं कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंसा और बवाल को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आज एक दिन के लिए बंद किया गया है। इससे पहले कल दिन में अच्छा खासा हंगामा यहां पर हुआ। विश्वविद्यालय के छात्र फीस बढ़ाने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान माहौल बिगड़ गया। आंदोलन कर रहे छात्रों, विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ और बाइक में आग लगा दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दखल अंदाजी की, जिसके बाद आज ये विश्वविद्यालय बंद रहेगा। ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है। ज्यादातर राज्यों में पारा नीचे गिर रहा है, लेकिन इन सबके बीच दिसंबर महीने में मुंबईकर गर्मी से जूझ रहे हैं। पारा 35 डिग्री तक पहुंच रहा है। लगातार 2 दिन मुंबई भारत में सबसे गर्म रहा। बीते गुरुवार से मुंबई का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कोई छतरी थामे चल रहा है, कोई चेहरे तो कोई आंखों को ढक रहा है, तो कोई आइसक्रीम, जूस या फिर शरबत से राहत पा रहा है। मुंबईकर ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास कर रहे हैं। गुरुवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार और शनिवार को मुंबई पूरे भारत में सबसे गर्म शहर रहा। शुक्रवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो शनिवार को दिन का तापमान 36 डिग्री के आसपास पहुंच गया था।
मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष मुंबई शहर में दिसंबर के महीने में तापमान अपनी सामान्य सीमा से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे कोंकण क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में इजाफा हो रहा है। मुंबई के बाद रत्नागिरी में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, पुणे में 32.3 डिग्री, धाणु में 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि अरब सागर में पड़ रहे गहरे दबाव की वजह से हवाओं की दिशा बदल रही है और अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ऐसा ही मौसम रहेगा। 12 बजे के बाद सी ब्रीज शुरू हो जाती है, जिससे कि तापमान गिरने लग जाते हैं। लेकिन ये जो परसिस्टेंट विंड है, यानी कि जो पूर्वी दिशा से गर्म हवाएं चल रही हैं, ये लगातार चल रही हैं और ये जो सी ब्रीज है इसको भी डिले कर रही हैं। तो सी ब्रीज है वो 3 बजे के आसपास सेट हो पाती है, जिससे कि जो तापमान है वो गिर नहीं पाते। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही ज़्यादा बने हुए हैं। तो अभी फिलहाल कोई राहत की संभावना मुंबई को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 23 या 24 तारीख से दिसंबर से जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा बदलेंगी, उत्तर दिशा से शुरू हो जाएंगी, जिससे कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर गिरेंगे। मुंबई में जो मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिर जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी इसी तरह की गिरावट हो सकती है। और एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कमजोर है। अभी तक कोई हैवी स्नोफॉल पहाड़ों पर नहीं हुआ है, और जब पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल होता है और वहां से जब उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आती है तो वो कभी कभी जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और जो पूरा इलाका है यानी कि साउथ इंडिया तक पेनिट्रेट करती हैं, जिससे कि तापमान गिर जाते हैं। तो उस तरह का एपिसोड अभी आने की देरी है। इसका जो मुख्य कारण है वो पवन की दिशा ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली होने के कारण तथा वेस्टर्ली विंड लेट सेट होने के कारण ये तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और आगे आने वाले 2 दिन में यही बढ़ोतरी जारी रहेगी और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में और नॉर्थ साउथ कोंकण में 2 डिग्री तक ड्रॉप होने की संभावना है। बताया जाता है कि दिसंबर महीने में मुंबई शहर में अब तक का सबसे अधिक तापमान साल 1987 में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।